गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 14 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी 2026 will be celebrated on which date and what is its main cultural symbol। तो लोहड़ी 2026 में किस तिथि को मनाई जाएगी और इसका मुख्य सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13 जनवरी 2026, बोन फायर। तो अगर हम बात करें लोहड़ी की, तो लोहड़ी हर साल जो है 13 जनवरी को ऑब्जर्व की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है एक दिन पहले मकर संक्रांति से। 2026 में लोहड़ी जो है ट्यूसडे 13 जनवरी 2026 को पड़ रही है। क्या मीनिंग रहता है इसका और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो इसको देख लेते हैं। तो लोहड़ी की अगर हम बात करें तो यह यहाँ पर मार्क करता है एंड ऑफ द विंटर और यहाँ पे अराइवल हो जाता है लॉन्गर डेज का। सन जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देता है अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी को, यानी उत्तरायण को शिफ्ट हो जाता है सन। इसको जो है यहाँ पे हार्वेस्ट के साथ भी लिंक किया जाता है इस फेस्टिवल को, जिसमें कि रवि की क्रॉप्स लाइक वीट, शुगर केन और मस्टर्ड की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे दुल्ला भट्टी की, तो लोहड़ी जो है यहाँ पे स्ट्रांगली एसोसिएटेड है दुल्ला भट्टी से, जो कि एक लोक नायक थे, पंजाब के हीरो थे ड्यूरिंग द मुगल इरा। उनको यहाँ पे याद किया जाता है, उन्होंने जो पुअर जो विलेज गर्ल्स थी उनको सेव किया था मुगल एक्सप्लॉयटेशन से। ट्रेडिशन और कस्टम्स अगर अगर हम देखें तो लोहड़ी में जो है यहाँ पे मेन सेंट्रल रिचुअल रहता है, यहाँ पे बोन फायर रहता है, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करता है लाइट ओवर डार्कनेस, यानी कि अंधेरे के ऊपर प्रकाश की यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है। और यहाँ पे जो है लोहड़ी के दौरान जो है समर्पित किए जाते हैं, यहाँ पे ऑफरिंग दी जाती है तिल की, जगरी की, पीनट्स की, पॉपकॉर्न की और रेवड़ी की। यहाँ पे जो है वो बोन फायर में ऑफरिंग्स दी जाती है। लोग यहाँ पे गाने गाते हैं, लोकल सॉन्ग्स गाते हैं, भांगड़ा गिद्धा परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कम्युनिटी बॉन्डिंग को। स्पेशल सेलिब्रेशन की जाती है उन फैमिलीज़ में जहाँ पे न्यू बॉर्न्स, नए बच्चों का जन्म हुआ होता है, न्यूली मैरिड कपल्स रहते हैं और बच्चे जो है डोर टू डोर जाके लोहड़ी के गाने गाते हैं और स्वीट्स रिसीव करते हैं। फूड की अगर हम बात करें लोहड़ी में, तो इस दिन ट्रेडिशनल फूड इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें रेवड़ी, गच्चक, पीनट, पॉपकॉर्न और शुगर केन आ जाते हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग आ जाता है और स्पेशल इसमें रहता है खिचड़ी प्रिपरेशन करना। रीजनल वेरिएशन देखिए अगर हम लोहड़ी की, तो अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में इसको माघी के नाम से जाना जाता है, लाल लाल लोई सिंधी में इसको कहा जाता है, मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में इसको कहा जाता है और पोंगल जो है तमिलनाडु में और बिहू आसाम में है जो इसको कहा जाता है और इसको रिलेट किया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा इन जनवरी 2026। तो अभी जनवरी 2026 में मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीना पावेल मैककॉर्मिक। तो अगर हम बात करें मेटा प्लेटफॉर्म की, जो कि यहाँ पे पेरेंट कंपनी हो जाती है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की, इसने यहाँ पे अनाउंस किया है 12 जनवरी 2026 को दीना पावेल मैककॉर्मिक को एज इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम यहाँ बात करें इनकी, तो ये यहाँ पे गाइड करेंगी कोऑपरेट स्ट्रेटेजी को, ओवरसी करेगी यहाँ पे मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को। ट्रांजिशन अगर हम देखें यहाँ पे बोर्ड टू मैनेजमेंट, तो पावेल मैककॉर्मिक यहाँ पे पहले मेटा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में मेंबर रह चुकी हैं और उन्होंने जो है दिसंबर 2026 में यहाँ पे रिजाइन किया था टू टेक अप दिस एग्जीक्यूटिव रोल। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी प्रीवियस बैकग्राउंड अगर हम उनका देखें, तो इससे पहले वो जो है यूएस प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो वर्क कर चुके हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौरान जो है, उनके टेन्योर के दौरान जो है स्टेट डिपार्टमेंट में जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी और इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान जो है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में जो है वो वर्क कर चुकी थी। प्राइवेट सेक्टर में लगभग 16 ईयर्स जो है वो गोल्डमैन साच के साथ सीनियर रोल्स में उन्होंने रोल प्ले किया था और फॉर्मर वाइस चेयर और प्रेसिडेंट रह चुकी है वो एट बीडीटी एंड एमएसटी पार्टनर्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ निसान इंडिया इफेक्टिव 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 से निसान इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थेरी सबाग। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है 1 जनवरी 2026 से थेरी सबाग जो है यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया निसान। ये पार्ट जो है यहाँ पे एक पार्ट, ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे पार्ट रहेगी लीडरशिप रीशफल का। अगर हम सभा का रोल देखें तो अब वो सर्व करेंगे एज अ डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट मिडल ईस्ट के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इंडिया के लिए, और निसान एंड इन्फिनिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका अब डायरेक्ट जो रोल रहेगा वो इन निसान इंडिया ऑपरेशन के ऊपर रहेगा। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे अब उनका जो मेन सेंट्रल रोल रहेगा इंडिया में, तो वो है यहाँ पे निसान को निसान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो है वो अपग्रेड करना। निसान यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है अपने 3 न्यू मॉडल्स इंडिया में विद इन 14 to 16 मंथ्स, जिसमें ग्रेविटी आ जाता है, टेक्टोन आ जाता है और 7 सीटर CSUV आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अनवील द ऑफिशियल लोगो एंड वेबसाइट फॉर इट्स ब्रिक प्रेसिडेंसी 2026 विद विच थीम। तो अभी भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट किस विषय के साथ लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अभी 13 जनवरी 2026 को इंडिया ने लॉन्च किया है अपना ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट फॉर अपकमिंग ब्रिक प्रेसिडेंसी 2026। ये जो लॉन्च है यहाँ पे इसको अटेंड किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा न्यू दिल्ली में। थीम और फिलॉसफी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी थीम रहेगी बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और फिलॉसफी अगर हम देखें तो ये इंस्पायर्ड है PM नरेंद्र मोदी की जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच है, और जिसमें यहाँ पे फोकस दिया जाएगा पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट और ग्लोबल वेलफेयर के ऊपर। लोगों का अगर हम डिपिक्शन करें तो लोगो यहाँ पे इंस्पायर्ड रहता है, हमारा लोगो का जो डिज़ाइन है इसमें इंडिया का आ जाएगा लोटस, जो कि हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर हो जाता है। इसमें जो 5 पेटल कलर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फाउंडिंग ब्रिक मेंबर को, फाउंडिंग 5 ब्रिक मेंबर्स को, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। इनर पेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बनाते हैं 2 हैंड्स जॉइंट इन नमस्ते, 2 हाथ जो है नमस्ते के रूप में ज्वाइंट रहेंगे यहाँ पे इनर पेटल से, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं रिस्पेक्ट को, यूनिटी को। और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इक्वलिटी और शेयर्ड पर्पस। वेबसाइट का क्या रोल प्ले करेगी? तो जो ब्रिक वेबसाइट लॉन्च की गई है तो ये यहाँ पे सर्व करेगी एज अ सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिक्स 2026। जितनी भी यहाँ पे मीटिंग डिटेल्स रहेगी, इनिशिएटिव्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और अपडेट्स रहेंगे, वो इसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा इससे जो है यहाँ पे एनहांस किया जाएगा कोऑर्डिनेशन को, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अवेयरनेस को। स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट क्या हो जाता है इस बार ब्रिक्स का? तो अगर हम 2026 की बात करें तो ये यहाँ पे मार्क करता है 20 ईयर्स ऑफ ब्रिक्स सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which event did Mukesh Ambani announces Jio's People First AI platform in January 2026? तो अभी जनवरी 2026 में मुकेश अंबानी ने जियो का पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म किस कार्यक्रम में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस राजकोट। तो अभी 11 जनवरी 2026 को मुकेश अंबानी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जियो यहाँ पे लॉन्च करेगा पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म। और ये अनाउंसमेंट जो है वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर कच्छ एंड सौराष्ट्र, जो कि राजकोट में चल रही थी, उसके दौरान की गई। AI प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये बिल्ट इन इंडिया रहेगा, फॉर इंडिया रहेगा एंड फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया में बनाया जाएगा, इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए जो है ये रहेगा। सिटीज़न जो है यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे AI सर्विसेज को अपनी लैंग्वेजेस में, और यहाँ पे जो है वो अपने डिवाइसेस के ऊपर अपनी लैंग्वेजेस में है यहाँ पे AI सर्विसेज को जो है वो एक्सेस किया जा सकेगा। गोल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे इसका गोल रहेगा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और डिजिटल इंक्लूजन को जो है यहाँ पे AI के थ्रू जो है अफोर्डेबल और सिंपल इसको बनाना इसका गोल रहेगा। AI इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट AI रेडी डाटा सेंटर जो है बना रहा है अपना जामनगर गुजरात में, और जो कि यहाँ पे इंश्योर करेगा स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और नेशन वाइड रीच फॉर AI सर्विसेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला इलेक्ट्रिक रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अभी ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में अपना पहला आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लॉन्च किया है। इस उत्पाद का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शक्ति। तो अगर अभी हम बात करें, ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे लॉन्च किया है शक्ति 12 जनवरी 2026 को, जो कि यहाँ पे मार्क करता है इसकी एंट्री रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्केट में। ये जी यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन रहेगा बियॉन्ड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, जो कि यहाँ पे अलाइन करता है इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा ओला की गीगा फैक्ट्री कृष्णगिरी तमिलनाडु में, और इसको जो है पावर किया जाएगा यहाँ पे इंडिजिनस 4680 भारत सेल्स के द्वारा, जो कि यहाँ पे शोकेस करता है इंडिया का डोमेस्टिक बैटरी इनोवेशन को। ऑपरेट करेगा ये अक्रॉस 200 वोल्ट टू 240 वोल्ट इनपुट रेंज में, जो कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा अप्लायंसेस को फ्रॉम फ्रिक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। IP67 रेटेड बैटरीज की अगर हम बात करें तो ये स्पिल प्रूफ है, डस्ट प्रूफ रहेगी, वाटर रेजिस्टेंट रहेगी और सूटेबल रहेगी ये हमारे इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कन्फिग्रेशन और फीचर्स की, तो ये अवेलेबल रहेंगे 4 वेरिएंट्स में। फास्ट चार्जिंग इसमें रहेगी एज लिटल एज इन 2 आवर्स, तो इतनी फास्ट इसमें चार्जेस रहेगी, लगभग 2 घंटे में जो है वो फास्ट चार्जिंग ये प्रोवाइड करेगा। बैकअप इसमें रहेगा अप टू 1.5 आवर्स एट फुल लोड, 1.5 घंटे तक जो है फुल लोड में ये बैकअप प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये यहाँ पे पावर प्रोवाइड करेगा एयर कंडीशनर्स के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए, इंडक्शन कुकर, फार्म पंप्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए पावर प्रोवाइड करेगा। Next question, who will inaugurate the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth hosted by India in January 2026। तो अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ की, तो 2026 में इसका जो 28वां राष्ट्रमंडल वक्ताओं और अध्यक्षों के जो सम्मेलन हो रहा है उसका उद्घाटन कौन करेंगे, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो इंडिया यहाँ पे होस्ट कर रहा है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे न्यू दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2026 को। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटर पार्लियामेंट्री गैदरिंग रहेगी रिसेंट ईयर्स में, और जिसमें कि यहाँ पे 61 स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनॉग्रेशन इसकी की जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 15 जनवरी 2026 एट द सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। इनॉग्रेशन जो यहाँ पे हिस्टोरिक रहेगी इस वेन्यू में, जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसी और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को। चेयरपर्सन इसके ओम बिरला रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और जो है यहाँ पे वो सर्व करेंगे एज अ चेयरपर्सन ऑफ द 28th CSPOC। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे प्रिजाइड करेंगे स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑन द फर्स्ट डे। थीम्स क्या रहेंगी, थीम्स और सेशंस यहाँ पे क्या इंक्लूड किए जाएंगे, तो इसमें जो है इंक्लूड रहेगा यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पार्लियामेंट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पार्लियामेंटेरियंस, और यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पार्लियामेंट्री फंक्शंस में जो है वो मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा पब्लिक एंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी, हेल्थ और वेल बींग ऑफ MPs के ऊपर भी जो यहाँ पे फोकस किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या रहता है इसका, तो यहाँ पे ये रीएनफोर्स करेगा इंडिया का रोल एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा कॉमनवेल्थ कोऑपरेशन ऑन गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश विल होस्ट द न्यूली अप्रूव्ड दगदार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, द स्टेट्स 8th एयरपोर्ट। तो आंध्र प्रदेश का नया दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जो कि राज्य का 8वां हवाई अड्डा होगा, किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेल्लूर। तो 10 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है दगदार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश का 8th एयरपोर्ट रहेगा, जो कि यहाँ पे एक्सपेंड करेगा स्टेट का एविएशन नेटवर्क को। लोकेशन और स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस अगर इसकी हम देखें तो ये लोकेटेड रहेगा दगदार्थी नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा नेशनल हाईवेज को, कृष्णापट्टनम पोर्ट को और रामायापट्टनम पोर्ट को। प्रोक्सिमिटी इसकी रहेगी इंडस्ट्रियल हब, जिसमें कि क्रिस सिटी आ जाता है और इफ़को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं, और ये यहाँ पे वाइटल रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, एग्री, लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट्स के लिए। डेवलपमेंट मॉडल अगर हम इसका देखें मॉडल, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इन प्रिंसिपल क्लियरेंस इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ
सिविल एविएशन के द्वारा मिल चुकी है। इसके अलावा जो है इसको डेवलप किया जाएगा अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे इनवाइट की गई है वाई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFPs। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भाषिनी समुदाय वर्कशॉप हेल्ड ऑन 13 जनवरी 2026 इज न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच मिशन। तो अभी 13 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित भाषिनी समुदाय कार्यशाला किस मिशन के तहत आयोजित की गई है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया था भाषिनी समुदाय वर्कशॉप 13 जनवरी 2026 को नालंदा हॉल, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली में। इसका जो एम है वो है यहाँ पे स्ट्रेंथन करना इंडिया का लैंग्वेज AI इकोसिस्टम को और प्रमोट करना है कोलेबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। भाषणी समुदाय की अगर हम बात करें तो ये एक कोलेबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसको लीड किया गया है भाषणी के द्वारा, और यहाँ पे जो है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और डाटा प्रैक्टिशनर जो है वो एक साथ आए हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट करता है हमारा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को, जो कि यहाँ पे एलिमिनेट करेगा लैंग्वेज बैरियर्स को और इंश्योर करेगा एक्टिव इंक्लूजन एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर बीइंग हेल्ड इन जनवरी 2026। तो अभी जनवरी 2026 में सी द फ्यूचर शीर्षक से आयोजित दूसरी वैश्विक ब्लू फूड सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेट, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम बात करें इवेंट की, तो ये समिट जो है वो सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, सी द फ्यूचर। और अगर इसके हम डेट्स देखें तो ये 13 से 15 जनवरी तक 2026 में इलेट इजराइल में चलेगी। इंडिया से रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें श्री राजीव रंजन सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के आ जाते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होस्ट इसको इसराइल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एवी डिचर के द्वारा किया जा रहा है। फोकस एरिया क्या रहेगा समिट का, तो इसमें सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिसाइलेंस, एक्वेटिक रिसोर्सेज और ग्लोबल कोऑपरेशन अमंग पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और रिसर्चर्स यहाँ पे समिट का फोकस एरिया रहने वाला है। इंडिया इजराइल बायलैटरल एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी कोऑपरेशन ऑन फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट, और इसके अलावा फोकस ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट और ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे इंडिया इजराइल बायलैटरल एंगेजमेंट में आ जाते हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंट्रैक्शन देखें हम तो इसका एम यहाँ पे रहेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और कैपेसिटी बिल्डिंग और इनोवेशन लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करना। क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे रह जाती है इस समिट की, तो ये यहाँ पे री एनफोर्स करेगा हमारा इंडिया इजराइल पार्टनरशिप को इन फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर में, और इसको जो है लाइन किया जाएगा इंडिया का जो ब्लू इकोनॉमिक एजेंडा रहेगा और क्लाइमेट रिसाइलेंस गोल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक्स Pax Silica, which India is set to join in 2026, is primarily focused on which date। तो Pax Silica जिसमें भारत 2026 में शामिल होने जा रहा है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन सिक्योरिटी। तो अभी एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है पाक्स सिलिका, जिसको कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2025 में, और इसमें जो है फोकस दिया गया है यहाँ पे बिल्डिंग अ सिक्योर, ट्रस्टेड एंड रिसाइलेंट ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, और इसमें जो है कवर किया जाएगा एंटायर टेक वैल्यू चेन को, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड AI मॉडल्स आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या रहेंगे, तो यहाँ पे रिड्यूस करना है कोहेसिव डिपेंडेंसी इन ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि ओवर रिलायंस ऑन वन कंट्री, इसको अवॉइड करना है, और प्रोटेक्ट करना है एडवांस टेक्नोलॉजीज को फ्रॉम थेफ्ट, मिसयूज और हॉस्टाइल एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा जो यहाँ पे जो है वो ट्रस्टेड जो पार्टनर रहेंगे वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे इकोनॉमिक पोटेंशियल्स में और AI एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सिस्टम्स में। मेंबर पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो इसके करंट मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, UK, इजराइल, UAE और ऑस्ट्रेलिया। एडिशनल पार्टिसिपेशन में इसमें ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और
OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज आ जाती हैं। इंडिया का इंक्लूजन जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शो करेगा नेशन शेपिंग ग्लोबल एआई और सेमीकंडक्टर नॉर्म्स को। इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इंडिया के लिए, तो यहाँ पे अलाइन करेगा इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन रहेगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गोल रहेगा। इसके अलावा ये हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा और एनहांस करेगा ये इंडिया का रोल इन ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडा त्योहार द लार्जेस्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ द हाटी ट्राइब बिगिन्स ऑन विच ओकेजन। तो हाटी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा त्योहार किस अवसर पर प्रारंभ होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पौष द्वादशी। तो अगर हम बात करें बोडा त्योहार की, जिसको कि माघो का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, ये हाटी ट्राइब है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अगस्त 2023 आफ्टर 56 ईयर्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है लगभग 3 लाख लोगों के द्वारा अक्रॉस 154 पंचायत इन ट्रांसगिरी रीजन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। इसको जो है जौनसार बाबर एरिया जो उत्तराखंड का है, अपर शिमला, चौपाल तहसील और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये स्टार्ट हो जाता है पौष द्वादशी को, जो कि लास्ट मंथ यहाँ पे रहता है, लास्ट फॉर 1 मंथ। पौष द्वादशी से ये स्टार्ट होता है और 1 मंथ तक ये चलता है। और इसको जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया 3 मिनी फेस्टिवल्स में, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिमिटिव ट्रेड्स को, सोशल वैल्यू और डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी को। रिचुअल्स इसमें क्या आ जाते हैं, तो इसमें ऑफरिंग्स की जाती है यहाँ पे ट्रेडिशनल डिशेस की, जिसमें पूड़े, बेदोली और यहाँ पे पटांडे, धरोठी, गुड़ोली आ जाती हैं। यहाँ पे विलेज डेटीज़ को ऑफर किए जाते हैं। मेजर डेटीज़ कौन कौन है यहाँ पे, तो शिरगुल महाराज आ जाते हैं, बिजट महाराज आ जाते हैं, महासू महाराज आ जाते हैं और थारी देवी यहाँ पर आ जाते हैं। वुमेन सेंट्रिक ट्रेडिशन अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ब्रदर्स अपनी मैरिड सिस्टर्स के घर को जो है वो विजिट करते हैं, जिसको कि साजे का दूना के नाम से जाना जाता है। सिस्टर जो है यहाँ पे अपने पेरेंटल होम्स में वापस आती हैं। हाउस होल्ड्स में यहाँ पे जो है वो मीट प्रिजर्व किया जाता है जब तक कि बहनें नहीं वापस आती हैं। और ऑन द 8th डे खोड़ा फेस्टिवल यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें जो मेल गोट रहता है उसका हर्ट जो है यहाँ पे सर्व किया जाता है मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट्स को। आफ्टर खोड़ा जो है यहाँ पे बाय दो ट्रेडिशन बिगन स्टार्ट हो जाता है और कम्युनल मील जो है यहाँ पे होस्ट किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा। सोशल और रीजनल इम्पैक्ट इसका क्या रहता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है ये कम्युनिटी बॉन्ड को और प्रिजर्व करता है लिविंग हेरिटेज को। और इसके अलावा जो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ हार्टी आइडेंटिटी पोस्ट एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। Next question, what does the newly launched Indian Army Digital Logistic Platform DIME stands for? तो अभी भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म DIME का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। तो अभी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया DIME इन जनवरी 2026 एज अ पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका एम यहाँ पे रहेगा मॉडर्नाइज करना और स्ट्रीमलाइन करना है लॉजिस्टिक्स को और रिड्यूस करना है पेपर वर्क और प्रोवाइड करना है रियल टाइम विजिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ एसेट्स फ्रॉम यूनिट लेवल टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। ज्वाइंट डेवलपमेंट इसमें रहेगा, तो इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा और दो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी BISAG एन के द्वारा। स्टैंडर्डाइज इसमें किया गया है डिजिटल वर्कफ्लो को अक्रॉस द डिपोर्ट्स एंड यूनिट्स और रिप्लेसिंग मैनुअल प्रोसेसेस। की फीचर्स इसके क्या रहेंगे, तो इसमें इसको जो इंटीग्रेट किया गया है डैशबोर्ड्स को कमांड्स के लिए फॉर कमांडर्स, इंटीग्रेट किया गया है डैशबोर्ड्स को फॉर कमांडर्स और एक्सेप्शन बेस्ड यहाँ पे अलर्ट रहेंगे फॉर शॉर्टेजेस। प्रिडिक्टिव स्टॉक यहाँ पे एनालिसिस की जाएगी फॉर प्रोएक्टिव प्लानिंग और पेपर वर्क को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 70% जो है वो रिड्यूस किया गया है। लॉजिस्टिक साइकिल कंप्रेशन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 33% का रहेगा। इम्पैक्ट क्या हो जाता है इसका ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर, तो ये हमारा एनहांस करेगा डिसीजन मेकिंग स्पीड और एक्यूरेसी को और स्ट्रेंथन करेगा यहाँ पे सप्लाई चेन रिसाइलेंस को। इसके अलावा ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा हमारा फास्टर ऑपरेशनल रिस्पॉन्स इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो और यहाँ पे इंप्रूव करेगा ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट।
Next question, at the 16th IRENA Assembly 2026, what renewable energy milestone did India announces as achieved 5 years ahead of schedule? तो अभी 16वीं IRENA सभा 2026 में ने भारत ने कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले प्राप्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। तो अगर हम बात करें असेंबली की, तो 16 इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एरिना असेंबली जो है वो आयोजित की जा रही थी अबू धाबी में, और इसकी डेट रहेगी 12 से 13 जनवरी 2026। स्पीकर इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी आ जाते हैं। इंडिया का कमिटमेंट देखें तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल में इंडिया का रह जाता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और टारगेट जो है यहाँ पे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030 यहाँ पे इंडिया का आ जाता है, और नेट जीरो एमिशन बाय 2070 इंडिया का टारगेट आ जाता है। अर्ली अचीवमेंट है यहाँ पे इंडिया के द्वारा जो बताया गया वो बताया गया 50% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन 2025 अचीव कर ली गई है 5 ईयर अहेड ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड डीसी टाइमलाइन। करंट फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अगर हम कैपेसिटी देखें तो 266 गीगावाट इंडिया की आ जाएगी। पीपल सेंट्रिक स्कीम यहाँ पे इंडिया के द्वारा चलाई गई, जिसमें पीएम सूर्य घर, पीएम मुफ्त बिजली योजना आ जाती, जो कि यहाँ पे 2.5 मिलियन हाउस होल्ड्स को बेनिफिट कर रही है फ्रॉम रूफ टॉप सोलर्स। और यहाँ पे टारगेट रखा गया है 10 मिलियन बाय 2070। पीएम कुसुम स्कीम की अगर हम बात करें, ये तो 2.17 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट कर रही है बाय सोलराइजेशन ऑफ पंप्स एंड फीडर्स। Next question, what is the name of the Indian Army's first solar power surveillance drone system inducted in January 2026? तो अभी जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा शामिल किया गया पहला सौर ऊर्जा संचालित निगरानी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम, MAPSS। तो अगर अभी हम बात करें, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे साइन किया है ₹160 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सोलर पावर सर्विलेंस ड्रोन सिस्टम, और जो कि यहाँ पे फर्स्ट इंडक्शन यहाँ पे दिखाएगा सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म की इनटू एक्टिव इंडियन आर्मी सर्विसेज। मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किया गया है बाय न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा अंडर आईडेक्स, यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। अंडर सोलर इसमें जो है यूज़ किया जाएगा सोलर एनर्जी को इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल और बैटरीज, जो कि यहाँ पे एनेबल करेंगे लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस को। ऑपरेशनल रोल क्या रहेगा, तो इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकन्सेंस के लिए, और यहाँ पे ये ऑपरेट करेगा अक्रॉस हाई एल्टीट्यूड नॉर्दर्न रीजन और वेस्टर्न डेजर्ट टेरेन में। यहाँ पे जो है ये प्रोवाइड करेगा हमें बॉर्डर सर्विलेंस और ट्रैक करेगा ये मूवमेंट और टारगेट आइडेंटिफिकेशंस को। कम्युनिकेशन सपोर्ट इसमें रहेगा रिमोट एरियाज में। Next question, which parasitic weed has recently emerged as a major hidden threat to India's mustard crop? तो अभी भारत की जो सरसों फसल है उसके लिए हाल ही में कौन सी परजीवी खरपतवार एक बड़ी छिपी हुई चुनौती बनकर सामने आई है, उभर कर आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरोबेंचे एजिप्टिका। तो अगर हम बात करें अभी ओरोबेंचे इजिप्टिका की, तो ये रूट पैरासिटिक वीट हो जाती है, जो कि यहाँ पे अटैच रहती है मस्टर्ड रूट्स के साथ। लोकली इसको जो है वो मारगोजा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स को ये बिल्कुल ही जो है वो न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ये बिल्कुल सक कर लेती है ये वीट, और जिससे कि यहाँ पे विल्टिंग हो जाती है, येलोइंग हो जाती है और स्टंटेड ग्रोथ रहती है यहाँ पे प्लांट की, मस्टर्ड प्लांट की। और यहाँ पे जो सीड्स जो रहते हैं इस वीट के, ये वायबल रहते हैं सॉइल में फॉर अप टू 20 ईयर्स, और यहाँ पे ये परसिस्टेंट सीड बैंक ये अपना क्रिएट करते रहते हैं। इम्पैक्ट क्या रहता है मस्टर्ड यील्ड के ऊपर, तो यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट इंडिजिनस एडिबल ऑयल क्रॉप आ जाती है मस्टर्ड, और ये यहाँ पे जो है वह कल्टीवेट की जाती है अप्रॉक्सीमेट 9 मिलियन हेक्टेयर्स के जो है वो लैंड के ऊपर। फार्मर्स जो है हरियाणा और राजस्थान में यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं यील्ड डिक्लाइन। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो है वो यील्ड यहाँ पे 9 से 12 क्विंटल पर एकड़ से लेकर अप्रॉक्सीमेट 6 क्विंटल पर एकड़ यहाँ पे रिड्यूस कर गई है। ठीक है।
डिस्पाइट्स ऑफ हर्बिसाइड यूज। हिडन थ्रेट अगर इस वीड को यहाँ पे माना जा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे अंडरग्राउंड रहता है अर्ली स्टेजेस में, और डैमेज करने के बाद ही जो है इसकी जो है वो शूट अपीयर होती है। प्लांट यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, जो कि यहाँ पे एनेबल करते हैं इसकी रैपिड स्प्रेड इन रिपीटेड मस्टर्ड फील्ड्स। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे एक्सपर्ट्स साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के द्वारा एज द मोस्ट सीरियस हिडन थ्रेट टू मस्टर्ड। Next question. The Navi Mumbai International Airport announced in January 2026 will be named after which leader? तो अभी जनवरी 2026 में घोषित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस नेता के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज DB पाटिल। तो अगर हम बात करें DB पाटिल, तो यहाँ पे 13 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अनाउंस किया है कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे रीनेम किया जाएगा। यहाँ पे नेमिंग की जाएगी उसकी। DB पाटिल पीपल्स लीडर, जो कि यहाँ पे अपने रोल फार्मर्स के लिए और उनके लैंड मूवमेंट्स में उनका जो रोल रहा था उसके लिए जाने जाते हैं। ये एयरपोर्ट जो होगा यहाँ पे सेकेंड मेजर एयरपोर्ट रहेगा ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का, अलॉन्ग साइड द छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर इसकी हम देखें तो नई मुंबई जो है यहाँ पे प्रोजेक्टेड है कि ये यहाँ पे नेक्स्ट इंजन बनेगा महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ का। एयरपोर्ट यहाँ पे बूस्ट करेगा सेक्टर्स को जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, इनोवेशन लेड एंटरप्राइजेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इसमें आ जाते हैं, और ये यहाँ पे इंप्रूव करेगा ग्लोबल कनेक्टिविटी और अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को। DB पाटिल की अगर हम बात करें तो इनका फुल नेम यहाँ पे आ जाता है दिनकर बालू पाटिल, और इनको जो यहाँ पे लीडिंग फार्मर्स लोकल राइट मूवमेंट के लिए यहाँ पे जाना जाता है नई मुंबई में और रायगढ़ रीजन में। इनको जो है यहाँ पे पीपल्स लीडर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन्हीं को ऑनर करते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट की नेमिंग की जा रही है। Next question. In January 2026, which country announced a 25% tariff on nations conducting trade with Iran? तो अगर हम जनवरी 2026 में देखें तो किस देश ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अभी 13 जनवरी 2026 को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% ऑफ टैरिफ ऑन एनी कंट्री कंडक्टिंग बिजनेस विद ईरान, और ये यहाँ पे ट्रंप के द्वारा अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इसका क्या एम है? तो यहाँ पे इकोनॉमिकली जो है ईरान को आइसोलेट करना है। ठीक है, ऑनगोइंग जो प्रोटेस्ट और एलिग स्टेट क्रैकडाउन जो चल रहे हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल फॉल आउट इसका देखें हम तो ईरान जो यहाँ पे मेंटेन करता है अपने ट्रेड्स इंडिया के साथ, चाइना के साथ, टर्की और UAE के साथ। US का जो यहाँ पे डिसीजन है यहाँ पे डिसरप्ट करेगा सप्लाई चेन को और कॉम्प्लिकेट करेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। अमेरिका लीडर्स जो यहाँ पे हिंट दे रहे हैं पॉसिबल मिलिट्री मेजर्स के, अगर अनरेस्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वर्स इसकी कंडीशंस हो जाती हैं। इंडिया ईरान ट्रेड लिंकेजेस की अगर हम बात करें तो ईरान जो है यहाँ पे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आ जाता है। इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आ जाता है ईरान, और इंडिया जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है ईरान के लिए राइस, टी, शुगर केन, फार्मास्यूटिकल्स, मैन मेड फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें ईरान से तो हम इंपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाएंगे, और ग्लासवेयर्स। और इसके अलावा जो अगर हम देखें तो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर हमारा सेक्टर कौन सा रहेगा? तो इसमें एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं। Next question. According to the Allahabad High Court's January 2026 ruling under Section 125 CRPC, can a wife be denied maintenance solely on the ground of being educated? तो अभी जनवरी 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 125 दम प्रंस के तहत क्या पत्नी को केवल शिक्षित होने के आधार पर भरण पोषण से वंचित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो एजुकेशन अलोन इज नॉट प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम केस का बैकग्राउंड देखें तो एक फैमिली कोर्ट है बुलंदशहर में, उन्होंने यहाँ पे डिनाई कर दिया था मेंटेनेंस देने के लिए वाइफ को, क्योंकि उनका जो हस्बैंड थे उन्होंने उसकी जो है वो यहाँ पे उनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बताया था कि वो सेपरेटली रह रही है, और वो जो है विदाउट एनी कॉज शी इज़ लिविंग सेपरेटली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस रूलिंग को साइड करते हुए नोटिफाई किया है कि नो एविडेंस ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसी जो है वो
अगर कोई भी एविडेंस यहाँ पे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, ठीक है, तो जो है इस रूलिंग को यहाँ पे इस जो बुलंदशहर की जो ऑर्डर था उसको यहाँ पे खारिज किया जाता है। की ऑब्जर्वेशन क्या यहाँ पे दी गई जस्टिस गरिमा प्रसाद के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट इक्वल्स टू एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी सारी वुमेन्स है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बट वो जो है वो वर्क फोर्स में एंट्री नहीं लिए उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस को डिनाई नहीं किया जाता ऑन ऑन द प्रोजम्पशन और अजम्पशंस। तो एक हस्बैंड को जो है यहाँ पे जो है वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो जाती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी टू रिमेन इंटैक्ट। सेक्शन 125 सीआरपीसी यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी राइट टू मेंटेनेंस फॉर वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, तो इसका पर्पस यहाँ पे आ जाता है प्रिवेंट करना डेस्टिट्यूशन को और इंश्योर करना सोशल जस्टिस। एरर क्या यहाँ पर बताए गए हैं फैमिली कोर्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे रॉन्गली अज्यूम किया गया है कंसीलमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। कोई भी वो यहाँ पे प्रूफ नहीं दिया गया है वाइफ्स की इनकम का फ्रॉम ट्यूशन और चिल्ड्रिंग, और इग्नोर किया गया है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ इल ट्रीटमेंट फोर्सिंग हर टू लिव सेपरेटली। उसके साथ कोई भी इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था जिसकी वजह से वो जो सेपरेटली रह रही थी, इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर किया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा। एडिशनल डायरेक्शन जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे टर्म किया है 3000 मेंटेनेंस फॉर एडोलेसेंट सन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर उसकी जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जाए फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। Next question. In January 2026, who laid the foundation stone for Odisha's rupees 3,623 crore integrated secretariat and assembly complex in भुवनेश्वर? तो अभी जनवरी 2026 में उड़ीसा के 3,623 करोड़ के एकीकृत सचिवालय और विधानसभा परिसर की आधारशिला किसने रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहन चरण मांझी। तो अभी 13 जनवरी 2026 को उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा 3,623 करोड़ इंटीग्रिटी सेक्रेटरीट और असेंबली कॉम्प्लेक्स का भुवनेश्वर में। इसका एम क्या रहेगा, तो ये यहाँ पे मॉडर्नाइज करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एड्रेस करेगा यहाँ पे स्पेस और सेफ्टी कंस्ट्रेन जो कि अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग में चल रहे हैं। प्रोजेक्ट का विजन क्या रहेगा, तो यहाँ पे इसको प्लान किया गया है 71 एकड़ में, और इसको जो है डिज़ाइन किया जाएगा उड़ीसा की गवर्नेंस नीड जो अगले 50 सालों के लिए रहेगी उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसको ये जो है इंस्पायर है यहाँ पे हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो न्यू दिल्ली का आ जाता है। फैक्टर इसमें जो है डिलिमिनेशन को लिया गया है बिफोर 2029 इलेक्शन, जिसमें कि यहाँ पे नंबर ऑफ एमएलए जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सीट्स अभी करंटली अगर हम देखें उड़ीसा की, तो करंटली 147 सीट्स है, लाइकली ये अप्रॉक्सीमेट 196 जो है वो हो जाएगी पोस्ट डिलिमिटेशन। Next question. Under the National Sports Governance Rule 2026, how many sports persons of outstanding merit must be mandatorily included in the general body of every national sports body? तो अभी राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कितने उत्कृष्ट योग्यता वाले स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। तो अभी 13 जनवरी 2026 को यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई कर दिए हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026। ये जो रूल है इनको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत, जिसका एम है यहाँ पे प्रोफेशनलाइज करना स्पोर्ट्स गवर्नेंस को इंडिया में। इसका पर्पज़ और स्कोप यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ एंड रीजनल फेडरेशंस। इसमें जो है कंपोजिशन डिफाइन किया गया जनरल बॉडीज़ का, एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ का, इलेक्शन प्रोसीजर इसमें बताए गए हैं, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है इन रूल्स में बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथलीट ड्रिवन गवर्नेंस और जेंडर इक्विटी इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है। एथलीट रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है इंक्लूजन ऑफ 4 स्पोर्ट्स पर्सनस ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट इन द जनरल बॉडी, और इसके अलावा 50% जो है उनमें जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट में जो है वो वुमेन्स होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी इसमें मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज रख दिया गया है, और जो पर्सन होगा वो रिटायर होना चाहिए फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स, और जो है 1 ईयर कूलिंग ऑफ यहाँ पे पीरियड दिया गया है आफ्टर कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन।
वुमेन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 4 वुमेन्स यहाँ पे रहेंगी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एवरी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, और स्पोर्ट्स बॉडी जो है यहाँ पे रिजर्व करेगा पोस्ट फॉर वुमेन इन देयर बाई लॉज। टीयर्ड एथलीट क्राइटेरिया क्या इसमें रहेगा, तो 10 टीयर क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे रखा गया है स्पोर्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट्स के लिए, जिसमें ओलंपिक पैरालंपिक मेडलिस्ट यहाँ पे टॉप टीयर में रहेंगे, नेशनल गेम्स चैंपियंस और विनर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पे लोअर टीयर में। इंश्योर यहाँ पे किया जाएगा इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। इलेक्शन अगर हम देखें तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं इलेक्शन में, तो ट्रांसपेरेंट स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेगा विद टाइमलाइन, और स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। इंडिविजुअल जो कि कन्विक्टेड रहेंगे और जिनको जो कि सेंटेंस्ड रहेंगे, इम्प्रिजन्ड रहेंगे, जिनको जेल गए रहेंगे या जिनके ऊपर कोई कन्विक्शन चार्जेस रहेंगे, वो यहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे। ओवरसाइट जो इनको किया गया है बाय नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल, जिसमें कि मिनिमम 20 मेंबर्स रहेंगे। इलेक्टोरल फीस ऑफिसर्स फीस यहाँ पे जो है वो ₹5 लाख बताई गई है। कॉम्प्लाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ जो है वो अमेंड की जाएगी बाय लॉज विद इन 6 मंथ्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रांट करेगी 12 मंथ रिलैक्सेशन इन स्पेशल केसेस। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।